नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता की, एक ऐसी कहानी की जो हजारों साल पुरानी है, जिसने अनगिनत बदलाव देखे हैं। और यही यही वो सवाल है जो ईरान के पूरे इतिहास के केंद्र में है। मतलब कैसे कैसे एक सभ्यता 5000 साल तक इतने हमलों के बाद भी अपनी एक अलग पहचान, अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाए रख सकी। सोचिए, यूनानियों से लेकर मंगोलों तक बड़े बड़े साम्राज्यों ने इसे परखने की कोशिश की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है ईरान नाम आने से भी बहुत बहुत पहले। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पठार की जो आगे चलकर दुनिया के कुछ सबसे महान साम्राज्यों का दिल बनने वाला था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इससे अंदाजा होता है कि हम कितने लंबे वक्त की बात कर रहे हैं। 3200 ईसा पूर्व, मतलब आज से 5000 साल से भी ज्यादा पहले, जब एलामाइट सभ्यता थी। और वहां से लेकर ससानियों तक एक के बाद एक साम्राज्य आए। ये पठार हमेशा से बड़ी शक्तियों का केंद्र रहा, और यहीं यहीं पर वो नींव रखी गई जिसे हम आज ईरानी पहचान कहते हैं। और फिर आए अकेमेनिड साम्राज्य के संस्थापक साइरस द ग्रेट। इन्होंने उस जमाने के हिसाब से कुछ बिल्कुल अलग, कुछ क्रांतिकारी किया। उन्होंने एक ऐसा शासन बनाया जो टॉलरेंस यानी सहिष्णुता पर आधारित था। और इसका सबूत मिलता है इस प्राचीन लेख में जिसे साइरस सिलेंडर कहते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे उन्होंने उन लोगों को अपने घर वापस लौटने दिया जिन्हें पहले वहां से निकाल दिया गया था। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। और साइरस का ये साम्राज्य कितना विशाल था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 55 लाख वर्ग किलोमीटर। अपने पीक पर यह उस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। मिस्र से लेकर भारत तक फैला हुआ। यह सिर्फ ताकत की वजह से नहीं, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मुमकिन हुआ था। इसके बाद आया ससानियन साम्राज्य का दौर, और सदियों तक ये साम्राज्य पश्चिम में रोमन और फिर बीजेंटिन एम्पायर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना रहा। इन दोनों के बीच की टक्कर जबरदस्त थी। लगभग 400 साल तक ये आपस में लड़ते रहे। और इन लंबे, थका देने वाले युद्धों का नतीजा क्या हुआ? दोनों ही शक्तियां, ससानियन भी और बीजेंटिन भी, आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत कमजोर हो गई, और इसने एक नई ताकत के लिए दरवाजा खोल दिया। तो जैसा कि मैंने कहा, जब ससानियन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, ठीक उसी वक्त अरब से एक नई शक्ति का उदय हुआ, और इसके साथ ही जीत और फिर सांस्कृतिक जुड़ाव का एक और नया दौर शुरू हुआ। अरबों की जीत ने ससानियन साम्राज्य का तो अंत कर दिया, लेकिन फारसी संस्कृति खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। इस्लामी शासन के तहत फारसी भाषा को एक नए रूप में अरबी लिपि के साथ फिर से जिंदा किया गया। और कमाल की बात यह है कि ईरानी स्कॉलर्स, मतलब ईरानी विद्वान, इस्लामिक गोल्डन एज के सबसे अहम चेहरे बनकर उभरे। लेकिन फिर आया एक और बड़ा तूफान, 13वीं सदी में मंगोलों का आक्रमण। ये इतिहास के सबसे विनाशकारी हमलों में से एक था, जिसने बड़े बड़े शहरों को खंडर बना दिया। पर फिर से वही कहानी दोहराई गई। जो जीतने आए थे वो खुद यहाँ की संस्कृति से जीत लिए गए। मंगोल शासकों ने धीरे धीरे फारसी तौर तरीके, यहाँ की कला, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपना लिया, और आखिर में वो उसी संस्कृति का हिस्सा बन गए जिसे उन्होंने फतह किया था। चलिए अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साल 1501 में ये एक ऐसा साल था, एक ऐसा मोड़ था जिसने ईरान की आज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। इस साल सफवी साम्राज्य के संस्थापक शाह इस्माइल प्रथम ने 12वीं शिया इस्लाम को देश का ऑफिशियल धर्म घोषित कर दिया। इस फैसले ने ईरान को एक बिल्कुल अलग पहचान दी। इसने ईरान को अपने सुन्नी पड़ोसियों, खासतौर पर उस वक्त के सबसे ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। और यहीं से इस पूरे रीजन का पावर बैलेंस बदल गया। एक तरफ था शिया सफवी ईरान और दूसरी तरफ सुन्नी ऑटोमन साम्राज्य। इन दोनों के बीच एक गहरा धार्मिक और राजनीतिक टकराव शुरू हुआ, जो आने वाली कई सदियों तक चलता रहा। लेकिन इस टकराव के बीच सफवियों के दौर में ईरान ने एक और सांस्कृतिक स्वर्ण युग देखा। उनकी राजधानी इस्फहान दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बन गई, कला और व्यापार के एक बड़ा केंद्र। ये वो दौर था जब ईरान ने अपनी पुरानी फारसी जड़ों को अपनी नई शिया पहचान के साथ खूबसूरती से मिला दिया। तो ये थी पुरानी कहानी। अब आते हैं आधुनिक युग में, एक ऐसा दौर जहां दुनिया की नई ताकतें और देश के अंदर के दबाव ईरान को एक बार फिर से एक नया आकार देने वाले थे।
20वीं सदी में ईरान एक तरह से दो बड़ी ताकतों रूस और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी एम्बिशंस के बीच फंस गया। फिर वहां तेल की खोज हुई जिसने विदेशी दखलंदाजी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन देश के अंदर भी बदलाव की मांग उठ रही थी। 1906 में संवैधानिक क्रांति हुई जिसमें पहली बार एक पार्लियामेंट की मांग की गई और फिर आया 1953 जब CIA के सपोर्ट से हुए एक तख्ता पलट ने चुने हुए प्रधानमंत्री को हटा दिया। इस घटना ने संघर्ष को और भी गहरा कर दिया। इसके बाद आए शाह, जिनकी व्हाइट रेवोल्यूशन ने देश को मॉडर्न बनाने की कोशिश तो की, इकॉनमी के कुछ हिस्सों को बदला भी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। इसने अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत बढ़ा दिया और पारंपरिक समाज के एक बड़े हिस्से को खुद से दूर कर दिया। नतीजा, लोगों में गहरा असंतोष फैलने लगा। और इसी असंतोष के बीच एक बहुत शक्तिशाली विपक्षी आंदोलन ने जन्म लिया। इसके नेता थे आयातुल्ला खोमेनी, जो देश से बाहर थे। उन्होंने शाह को अमेरिका की कठपुतली की तरह पेश किया और उनका यह संदेश तस्करी किए गए कैसेट टेप के जरिए ईरान के कोने कोने में फैल गया। देखते ही देखते 1978 तक लाखों ईरानी सड़कों पर उतर आए। ये एक देशव्यापी विद्रोह था। अब इस आंदोलन को रोकना नामुमकिन था और ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे अहम क्रांतियों में से एक बन गया। और फिर 1 अप्रैल 1979 को ईरान के इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। 2500 साल पुरानी राजशाही का अंत हो गया। इसने न सिर्फ ईरान की सरकार का सिस्टम बदला, बल्कि पूरी दुनिया के साथ उसके रिश्तों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्रांति के बाद का सफर भी आसान नहीं था। अमेरिका के साथ हॉस्टेज क्राइसिस, फिर सद्दाम हुसैन के इराक के साथ 8 साल तक चली विनाशकारी जंग और फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दुनिया से तनाव, ये पूरा दौर संघर्षों और अंदरूनी राजनीतिक बदलावों से भरा रहा है। तो हमने देखा कि कैसे 5000 सालों से ईरान ने हर मुश्किल का सामना किया है। ये जो सांस्कृतिक जीवटता और खुद को बदलने की क्षमता का लंबा इतिहास है, वो आज भी वहां होने वाली हर घटना को प्रभावित करता है। और ये पूरी कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद ईरान का अगला अध्याय कैसा होगा। इसे कौन सी चीज परिभाषित करेगी?